नया जिला मऊगंज और ये तस्वीरें हैं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला मऊगंज मध्य प्रदेश। मऊगंज जब से जिला बना तब से लेकर अब तक का अगर घटनाक्रम देखें तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे गडरा की बात हो, नशेगत अपराध की बात हो, अवैध शराब की बात हो या फिर अनियंत्रित भ्रष्टाचार की बात हो। जब जिला बना तब चीज़ें साफ होने लगीं और जब साफ हुई तो सबके जहन में एक ही सवाल आया कि क्या पहले ये चीज़ें दबी हुई थी, क्या पहले इस तरह के घटनाक्रम क्यों निकल कर नहीं आ पा रहे थे। शायद इसीलिए जिला बना। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर रीवा है, पहले मुख्यालय हुआ करता था। जिला बना, नई तैनाती हुई, लगा कि बस अब मऊगंज विकास की रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगता है। सब कुछ एक समय के साथ घटता रहा, लेकिन इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सही जिला बनाकर सही किया, या फिर जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। अब आप पीछे देखिए, एक बैनर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। एक पत्रकार, स्थानीय पत्रकार मिथिलेश धरने पर बैठे हैं। आज 5वां दिन है, स्वास्थ्य भी लगातार उनका गिर रहा है और ये मसला तब उठा जब नई गढ़ी थाना प्रभारी ने अचानक कलेक्ट्रेट परिसर से इनको उठाकर ले जा रहे थे। अपराध क्या है, क्यों ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद मऊगंज विधायक जो हैं वो भी नई गढ़ी पहुंचे थे कि भाई हमें गिरफ्तार करो, उनकी भी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। सब कुछ इस तरह से चल रहा था। मनो कई बार ऐसा लगता है कि सेंसरशिप है क्या देश में, क्या फिर से वही आपातकाल जैसी स्थिति है क्या, कब तक पत्रकारों के ऊपर इस तरह का अत्याचार होगा, और अगर कोई वैधानिक कार्रवाई थी तो उसके साक्ष्य क्या है, किस आधार पर यह हुआ, या फिर पुलिसिया तंत्र मध्य प्रदेश में इतना हावी हो चुका है कि कभी पत्रकार को कभी आम नागरिक को इसी तरह से प्रताड़ित करेंगे। मिथिलेश हमारे साथ हैं, पूरा घटनाक्रम पहले बताइए कि क्या हुआ। अचानक से थाना प्रभारी पहुंचते हैं, आपको सीधे ले जाने की कोशिश करते हैं। 3 सेकंड का वीडियो आया था, कुछ स्पष्ट हो नहीं पाया उसमें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहीं पर उस दिन पर 16 तारीख की बात है, कांग्रेस का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी को कवरेज करने के लिए आया था। कवरेज किए, इसके बाद चले गए कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में जो कैंटीन बनी, वहाँ पर बैठ के हम 3 पत्रकार साथी थे, चाय वो पी रहे वहाँ पर नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर बैठे थे और वो भी चाय पी रहे थे। अचानक वो वहाँ से मैं जैसे कैंटीन थोड़ा बाहर निकलता तो मेरे पीछे से आते हैं और कंधे में मेरा हाथ डालते हुए, चलिए त्रिपाठी जी आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने नॉर्मली लिया उसको, शायद कुछ हो अन्य बात। इसके पहले उन्होंने हमको मानहानि का नोटिस भी दिया था। हमने थोड़ा उसमें डाउट हो गया शायद उसी के लिए हो। खबरों में कई खबरें ऐसे चलाया था जो जनहित से जुड़ी हुई खबरें थी, शायद उनको नागवार गुजरी थी। और जैसे आया तो थोड़ी दूर आगे आते तो 2 अपनी गाड़ी खड़ी थी उनकी और 2 आरक्षक उसमें थे। तीनों मिल के ज़बरदस्ती हमको बोले गाड़ी में बैठो। मैंने पूछा कि कारण बताइए गाड़ी में बैठने का, तो बोले कारण नहीं बताएं पर गाड़ी में बैठो, सब बता देंगे। हमने कहा पहले कारण, तो मैंने थोड़ा उसका विरोध जताया, लेकिन उन्होंने ना मान के ज़बरदस्ती, बिल्कुल जैसे मैं एक आतंकवादी हूँ। तीनों लोग मिलकर मेरे को गाड़ी के अंदर धकेल दिए। मैंने अपने पत्रकार साथी को आवाज़ भी दी वहीं पर। प्रियस पांडे जी और राजेश दुबे दौड़ के आए। इन्होंने भी पूछा उनसे साहब क्या बात हुई, क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा सब पता चल जाएगा, बाधा ना बनो हमारे काम में। इन लोगों को भी धमकी दी और यहाँ से लेके चल दिए और मेरा रास्ते मोबाइल छुड़ाइए। अब चूँकि भाई साहब लोगों ने खबर चलाई इसकी तो मेरे पास फ़ोन आने लगे, मोबाइल छुड़ा लिए। कई लोगों फ़ोन आए थे, यहाँ तक विधायक का भी फ़ोन मेरे जब आया तो उन्होंने विधायक को भी माँ बहन गाली दी। बोले तुम्हारे आका का फ़ोन आ गया है और तुम्हारी बड़ी पत्रकारिता है, तुम बहुत मेरे खिलाफ खबर चलाते हो, अब तुम्हारी पत्रकारिता में घुसेड़ूंगा। जितना भर उनसे अपशब्द बना वो कर गए। यहाँ से लेके गए वहाँ नई गढ़ी थाने के पीछे एक पुलिस का क्वार्टर है, वहाँ पर रखे। वहाँ पर ले जाने के बाद फिर मैंने पूछा उनसे भाई कारण तो बताइए। वहाँ बोले कि फिर जो आरक्षक थे उनसे बोले कि जाओ मेरे जो टेबल है उसके नीचे वाली दराज में एक FIR रखी, उसको लेके आओ। वो लेके FIR एक आरक्षक आया, अवनीश पांडे था। फिर उसने बताया कि तुम्हारे खिलाफ अपराध दर्ज है। हमने पूछा क्या अपराध क्या है। कब उन्होंने कहा कि तुम एक किसी आशीष कुशवाहा है कोई, उसको तुम ब्लैकमेल करके उससे 10,000 रुपये जो है। तो मैं कहा कि मैं ना आशीष कुशवाहा को जानता हूँ, कहाँ का है। हमने पूछा, क्योंकि मेरे को पूरा डिटेल दिखाए नहीं, ऊपर दिखाए बस वही फ्रंट पेज है आशीष कुमार। मुझे कहाँ का है, कैसा है, कौन है। बोले कुछ नहीं, तुम पहले बताया कि नई गढ़ी शराब दुकान कारोबारी है। मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे कारोबारी कोई नहीं जानता हूँ। बोले कारोबारी नहीं कर्मचारी है। मैं बोला कर्मचारी को भी नहीं जानता। मैंने कहा कुछ साक्ष्य होगा आपके पास, मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ,
तो कुछ ना कुछ होगा, उससे मिला होगा तो मोबाइल टावर लोकेशन होगा कि ऑडियो वीडियो कुछ तो होगा धमकी देने का, और मेरे को पैसा देना, मेरे को पैसा देगा काहे। फिर हो गया, बोले कि तब कथन लिखो। हमने बोला अपना कथन काहे लिखे हम, जब मैं घटना की जानकारी नहीं थी मेरे को, मैं कथन काहे लिखूँगा। फिर मेरे को सादा सादा कागज़ में 3 पेज में दस्तखत करवाए, और मेरे से पीछे साथी पत्रकार साथी पहुँचे। फिर मेरे को वहाँ से इनकी गाड़ी में छोड़ा गया। वहाँ से आए थे हम लोग, अपने घर चले गए। फिर घर गए तो मतलब चूँकि ऐसा भय का माहौल बन गया था, क्योंकि पहली बार जीवन में कोई जब चीज़ आदमी फेस करता है तो लगता है कि कल्पना नहीं थी कि ऐसा कोई षड्यंत्र इस तरह से चल जाएगा, रच जाएगा मेरे खिलाफ। तो ये 3 पेज में साइन करा के रख लिए वो? जी हाँ, रखे हैं। और यहाँ तक धमकी दिए कि अभी तुमको, बोले कि अभी तुमको मैं इतना साक्ष्य दूंगा। जो साक्ष्य की बात बोला, कोई साक्ष्य होगा, बोले अभी जितनी भी मैं कार्रवाई करूँगा आगे सब में तुम्हारा नाम आएगा, इतना साक्ष्य दूंगा कि तुम साक्ष्य ले। तुमको तो किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किए। तो वो ये बताइए क्यों, मतलब कारण क्या था कि अचानक थाना प्रभारी आपके पीछे क्यों पड़ गए? कारण ये था कि जो मैं समझता हूँ, एक तो सीतापुर लव जिहाद मामला था जिसमें वो निलंबित हुए थे। मैंने खबर को प्रमुखता से चलाई थी। उसमें भी फरियादी जो पीड़ित पक्ष था, उन्होंने 40,000 रुपये का आरोप लगाया था कि 40,000 रुपये हमसे लाहौर थाना में रहते हुए मांगे थे। मेरे 7 दिन मेरी FIR दर्ज नहीं की है। फिर दूसरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पर जब लाहौर थाना में ही थे, तो एक तो न्यायालय का आदेश पारित करवाने के लिए पीड़ित फरियादी यहीं पर आया था, 3 बार जन सुनवाई में आया था। और उसने आरोप लगाया कि हमसे न्यायालय का आदेश पालन करवाने के 10,000 रुपये मांग रहे हैं। कहते हैं कि 8,000 रुपये SP को देना पड़ता है, 1,000 मैं लूँगा, 1,000 लिखने वाले को देना पड़ेगा। अच्छा। जब उसने आरोप लगाया तो मैंने उसकी खबर को चलाया। उसी को लेकर उन्होंने मानहानि की नोटिस भी मेरे को 50 लाख के दी, उसी मुद्दे को लेकर के। और अन्य खबर थी, अब वहाँ पर जैसे नई घड़ी में जगह जगह कोरेक्स गांजा ये सब वीडियो वायरल हुए। वहीं से पथरा ढेरा पथरा का मामला था, वो थे कई मामले से। तो खबर मैंने चलाया, जिससे वो कई बार हमको धमकी भी मिली, वहाँ से संदेश मिला कि आप ऐसा वो ना करो। अच्छा, विधायक भी पहुंच गए थे गिरफ्तारी देने? अब धरना के बाद विधायक गए थे, जब हम लोग यहाँ पर आए थे। आगे विधायक की हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अनशन हमारे चल रहा था, तो यहाँ पर मिलने आए थे। अब इसके बाद कहाँ गए, क्या किया उससे अब क्या है तैयारी? 5 दिन हो गए, स्वास्थ्य भी आपका, स्वास्थ्य में भी गिरावट है, और अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई, कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया हो? कुछ भी नहीं। यही तो खेद का विषय है और यही चिंता का विषय है कि आमरण बिल्कुल 5 दिन से कोई वो नहीं। सिर्फ एक दिन आए तहसीलदार और थाना प्रभारी मऊगंज के, उन्होंने बोला जूस पी लीजिए, जांच चल रही है। हमने कहा कि जब अल्टीमेटम 16 तारीख की घटना है, 17 तारीख को आवेदन दिया था, तो 1-2 दिन में आप वो करें। 23 तारीख हमने आमरण अनशन का निर्णय लिया और यहाँ पर बैठे। कोई जांच नहीं, इतनी बड़ी जांच भी नहीं है। सारे उसके बाद की बात, वो उनके जो सिफारिश करता है थाना प्रभारी के, वो हमारे घर आए, हमको समझाई दे कि थाना में मिल लो, भी सब उनके हाथ में है। उनका ऑडियो वीडियो मेरे पास, वो भी मैं सब दे दे, रिकॉर्डिंग है हमसे। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अभी सब मेरे हाथ में है, मैं चाहूँगा केस को ख़त्म कर दूँगा। अच्छा। जी हाँ। और एक देवतलाव विधायक जी के बेहद करीबी गोविंद तिवारी जी हैं, पूर्व जनपद सदस्य हैं। उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, बुलाया कि आइए बैठिए, देवतलाव में मिलने का है। पूरा मैं रखा हूँ, सब चीज़ मैंने वायरल भी किया, सब साक्ष्य भी दिया। ना वो दुकान कर्मचारी ना कुछ भी RTI से जवाब भी निकाले, लेकिन इसके बाद भी पूरी तरह षड्यंत्र। तो क्या बताए कैसे न्याय मिलेगा, और कैसे एक जनता की आवाज़ उठाने का जो इस तरह से किसी को फंसाया जाएगा, तो फिर कौन न कानून में कोई सुनने वाला है। कोर्ट की तो बात ही अब क्या कहें कि अब कोर्ट तक मामला जाएगा, फिर कितना लंबा केस चलेगा, धरना चल ही रहा है।